गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 आज कंप्लीट करेंगे। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore, without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of express train is 1 kilometer per hour more than the of the passenger train, find the average speed of two trains. ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को, इन दो क्वेश्चंस को आप देखें, इनको आप यहाँ से भी देख सकते हैं बुक में। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 और 11 प्रयास करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आज ही हो जाए। ठीक हो गया। ये दो क्वेश्चन आपके पास हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी इस बुक में है। देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीन शॉट या आदि कुछ माध्यम से इस ढंग से देख सकते हैं क्वेश्चन को। अब चलिए, दो ट्रेनें हैं। एक कौन सी है? एक एक्सप्रेस है, एक सवारी गाड़ी है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, चलना कितना है? 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। एक स्टेशन आपका मैसूर है और एक है बेंगलोर। ये दो स्टेशन है डियर स्टूडेंट। इनके बीच की डिस्टेंस जो आपको दी हुई है, ये डिस्टेंस दे रखी है 132 किलोमीटर। ठीक है। इन दो स्टेशन के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 132 किलोमीटर। अब क्या कह रहे हैं आपसे? कंडीशन क्या दे रखी है? 1 आवर लेस देन ओके इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। आपकी जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर अधिक है। एक आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है, दूसरी आपकी सवारी गाड़ी है। तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है। किससे? पैसेंजर ट्रेन से। सीधी सीधी बात होगी। तो मैं कंसिडर कर लेता हूं। लेट माना सवारी गाड़ी की चाल क्या मान लेता हूं दोस्तों? x किलोमीटर प्रति घंटा है। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ, दो प्रकार की ट्रेन है ना, पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। माना पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आपकी x किलोमीटर पर आवर है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी हो जानी है? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन
ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस में। लैंग्वेज लिखना जरूरी है, भाषा लिखनी जरूरी है, तो पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अब आप देखिए, आपको दिया हुआ है, हमने कंसिडर कर दिया है, क्योंकि हमें निकालनी है स्पीड किसकी, रेलगाड़ी की स्पीड चाहिए ना आपको। दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो माना सवारी गाड़ी की औसत चाल लिख देते हैं, औसत चाल, औसत चाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की। अच्छा, लेट द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की यहां पर औसत कर लीजिए, औसत, औसत आप जानते हैं, स्पीड ऑफ, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा। एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज्यादा स्पीड है। ठीक है, तो हमने मतलब जो आपकी एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी चाल, उसकी औसत चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर ज्यादा है। तो हमने सवारी गाड़ी, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या मानी हुई है, एक्स, और एक्सप्रेस वे की इससे 11 किलोमीटर ज्यादा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 11। सीधी बात है। जब हमारी जो पैसेंजर ट्रेन है, जो सवारी गाड़ी, उसकी स्पीड हमने एक्स ले रखी है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर ज्यादा है, तो आप समझ जाएंगे कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 11। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं टाइम निकालता हूं। टाइम टेकन मैसूर से बेंगलोर, ठीक है, मैसूर से बेंगलोर जाने में लिया गया समय, मैसूर से बेंगलोर जाने में सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय। ठीक है डियर स्टूडेंट, सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा। एक बात तो ये है, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू मूव फ्रॉम द मैसूर टू बेंगलोर। अब पूरा आप लिख लेना कितना टाइम टेकन होगा। अब आप जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू होता क्या है, फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये तो जानते हैं, आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, इस बात को आप जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 132 किलोमीटर डिस्टेंस है, और एक्स इसकी स्पीड है। ठीक हो गया। मैसूर से बेंगलोर जाने में सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन मूविंग फ्रॉम मैसूर टू बेंगलोर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितने 132 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड आपने एक्स मानी हुई। ठीक, दूसरी बात आप देखिए, इसी दूरी को एक्सप्रेस ट्रेन इसी दूरी को एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा लिया गया समय। ठीक है, वही दूरी है और एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। जो हमारी वो ट्रेन चली है कौन सी वाली, जो आपकी पैसेंजर ट्रेन चली है, उसने कितना समय लिया है 132/x। अब जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितना टाइम ले रही है,
इसी दूरी को एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा, इसी दूरी को तय करने में, एक चीज और लिख देना, इसी दूरी को तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? दूरी, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड क्या मान रहे? x+11। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है? x+11 है। और दूरी कितना है? 132। तो समय दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस 132 है, डिवाइड बाय स्पीड। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या मानी है? x+11। ठीक है। टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन, to cover this distance, to cover this distance। ठीक हो गया? कितना हो गया डियर स्टूडेंट? दिस, ये हो। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी वो क्या है उसको देखिए आप। गिवन कंडीशन याद कह सकते हैं प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्नानुसार गिवन कंडीशन। देख रहे हो क्या दे रखा है कंडीशन? आपको कंडीशन क्या दे रखी है? आपको दी हुई है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस जो ट्रेन है ना, उसका जो समय है उस सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन इस दूरी को सवारी गाड़ी जितना समय लेती है उससे 1 किलोमीटर कम लेती है। अब कंडीशन बन गई, मतलब सवारी गाड़ी ने भी यहां से मैसूर से बेंगलोर जाने में समय लिया, एक्सप्रेस ट्रेन ने भी मैसूर से बेंगलोर जाने में समय लिया। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है, यह है कंडीशन। एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस टाइम इन कवरिंग दिस डिस्टेंस मैसूर टू बेंगलोर। तो कंडीशन क्या बन गई? हमारे पास दोनों का समय पता है, ये एक्सप्रेस ट्रेन का समय है, आप समझ, ये सवारी गाड़ी का समय है। तो सवारी गाड़ी का समय क्या है या एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या है? 132 ओवर x+11 क्या हो जाएगा? ये एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम है। ये टाइम क्या हो जाएगा? इस टाइम से 1 hour लेस, 132/x-1, ये 132/x+11 इज इक्वल टू 132/x-1। अब सीधी सीधी बात है, सिर्फ देखिए इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें छोटा होना है। इसका डिनोमिनेटर छोटा है ना, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसमें बड़ा होना है, मतलब ये टाइम ज्यादा है, ये कम है। इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों में अंतर है 1 hour का। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 132/x माइनस 132/x+11 इज इक्वल टू 1, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, नहीं है? इसके और इसके बीच डिफरेंस टाइम का 1 hour, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 132/x, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप 132/x माइनस 132/x+11 इज इक्वल टू 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये टाइम और इस टाइम में 1 hour का डिफरेंस है, ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है। अब इसको सॉल्व कर देना है। ठीक हो गया? अब हमको सिंपली डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर देना है। ठीक हो गया? चलिए, ये जो मेरे पास इक्वेशन आई इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो कोई इक्वेशन बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बस, और उससे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है दोस्तों, ऐसा आप करते आए हैं। चलिए, मेरे पास ये है इक्वेशन 132/x माइनस 132/x+11, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे आप x+11
इस चीज को डिवाइड किया तो x प्लस 11, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस इस चीज को डिवाइड किया तो इससे कट गया तो x की मल्टीप्लाई इससे 132x इज इक्वल टू 1। इसकी मल्टीप्लाई तो इसके साथ हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट मल्टीप्लाई करिए 132x प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132x इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 11। 132x प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132x, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी। अब ये तो कट गया, ये कट गया। अब ये कितना हुआ, ये हो गया 132 इंटू 11 इज इक्वल टू, इसको देखिए आप, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया प्लस 11x, और इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 इंटू 11 इज इक्वल टू 0। इसको भी मैंने यहां ट्रांसपोज कर दिया, इसका भी मैंने यहां पक्षांतर कर दिया। इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 इंटू 11 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्या होता है कि इसके और इसकी मल्टीप्लाई होती है, मुझे इसके फैक्टर करने हैं ना, तो फैक्टर आप स्प्लिट मेथड वाला करो, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, ऐसे काफी क्वेश्चन किए हुए हमने। तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 इंटू 11 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 के फैक्टर कर लीजिए जरा, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। 2 से देखिए, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 33, 3 तो ये आपके पास 132 क्या हो गया, यहां पर मैं कह सकता हूं 2 इंटू, वैसे स्क्वायर लिखेंगे, चलिए पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 11 2 जा 22, ठीक है, 2 आ गया 33, 5 3 और ये हो गया 40। ठीक है, ये हो गया। अब इसके फैक्टर देखने हैं मैंने, क्या होता है, इसको स्प्लिट करना है मैंने, इसको ब्रेक करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है, उनका मल्टीप्लाई इसके और इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसका इसका जो मल्टीप्लाई होगा, इसके जो दो पार्ट में मैं इसको स्प्लिट करूंगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई इसके और इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। अब क्या क्या होगा आप देखिए, ये है आपका 132 इंटू 11, तो 132 को आपने क्या लिखा था, चलिए यहां पर देख लेते हैं। ये एक्चुअली है क्या, 132 इंटू 11 है ना, 132 को मैंने ये फैक्टर कर दिया, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। ठीक हो गया। अब आप देखिए, यदि मैं इसको और इसको एक साथ ले लूं, 11 4 जा 44 इंटू 11 3 जा 33, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ तो 44 और 33, और 44 में से 33 माइनस किया तो मुझे 11 आएगा, तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 44x माइनस 33x इज इक्वल टू 11x। इसके और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके बराबर होगा। आप 44 और माइनस 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 ही आएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, अब मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ, सीधी सीधी बात है, आप तो सरल सा हो गया आपके पास। तो मैंने क्या कॉमन लिया, दिस इंप्लाइज है, यहाँ मैं x कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों के बीच में, यहाँ पर मेरे पास x बचेगा, x प्लस 44 हो गया। ठीक है, यहां से मैंने माइनस 33 कॉमन ले लिया, x प्लस 44 ये आपका 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट दोनों में x प्लस 44 कॉमन ले लीजिए, इसमें और इसमें x प्लस 44 कॉमन ले लीजिए, और दूसरे में x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। x प्लस 44 कॉमन आ गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, फिर ये तो कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा x,
ये भी कॉमन के रूप में आ गई, यहाँ पर बचेगा -33 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टरों का मल्टीप्लाई 0 है तो आप क्या लिखेंगे, आप देखिए मैं यहां कर लेता हूं इसको, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड आपने सीख लिए। कोई भी मेथड यूज करिए जो आपको उचित लगता है, ठीक हो गया। अब मेरे पास अल्टीमेटली आ गया x + 11 x - 33 = 0। इफ यदि x + 44 है, x + 44, if x + 44 = 0, this implies that x = -44। अब स्पीड या आप कह सकते हैं औसत चाल नेगेटिव नहीं होती, चाल है तो उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आप लिख देंगे जो कि अग्राह्य, नेगेटिव नहीं लेंगे स्पीड को, जो कि अग्राह्य। अग्राह्य मतलब which is not admissible या which does not exist, ठीक है। इसको नेगेटिव नहीं लिया जा सकता, स्पीड है ये। यदि यहां से x की वैल्यू नहीं निकलती तो फिर दूसरा फैक्टर देखिए, इसको भी आप 0 करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट x - 33 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = 33। अब x = 33 आपका क्या है, 33 क्या आया, ऊपर आपने क्या कंसिडर किया हुआ है डियर स्टूडेंट, उसको देखिए तो क्या कंसिडर किया हुआ है, आपने कंसिडर किया हुआ है कि x क्या है, सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x है, यहां पर लिख लीजिए, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ किसकी, पैसेंजर ट्रेन, कितना है दोस्तों, एवरेज स्पीड कितना आया, x किलोमीटर का वो 33 है तो 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पैसे सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी आई, 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अब जो दूसरी गाड़ी है आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। बहुत हो गया क्वेश्चन, ऐसे करना है, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। इंग्लिश में भी सीखना है दोस्तों, कितना है, x + 11, ये तो है x + 11 किसकी स्पीड है, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल x + 11 और x की वैल्यू आ रही थी 33, तो 33 + 1 ये हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस रूप में काम करना है। ये आपकी पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर है और एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से करना है, ठीक है दोस्तों। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को ठीक से समझ गए होंगे कि किस रूप में करना है, ठीक है। तो थोड़ा जो एक्सरसाइज दी हुई है इनकी द्वारा ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस बढ़िया हो गई तो फिर क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। फिर तो एक क्वेश्चन समझ गए कि करना क्या है तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है। यदि आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ठीक से सॉल्व करना सीख जाएंगे तो इक्वेशन बनानी यदि आपको आ गई सॉल्यूशन आसानी से निकाल देंगे, ठीक हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स। अब दो वर्ग हैं, दो स्क्वायर हैं, ठीक है, दो वर्ग हैं आपके पास। ये एक स्क्वायर फॉर एग्जांपल ये है, इसकी वन साइड को मैं एक्स मान लेता हूं, और दूसरा स्क्वायर मेरे पास ये है, ये इसकी साइड को मैं क्या मान लेता हूं, इसकी साइड को मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल वाई। अभी मैं वन वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा इनको, ठीक है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ये आपका स्क्वायर नंबर 1 है, स्क्वायर नंबर 2, वर्ग ए का क्षेत्रफल। अब पहले मान लीजिए, माना वर्ग 1 व वर्ग 2 की भुजाएं क्रमशः क्या मान लेते हैं उस टाइम, क्रमशः x व y हैं, ठीक है। वर्ग की एक भुजा x है, इस वर्ग की भुजा x है, इसकी y है, ठीक है। इसकी साइड x है और इसकी साइड क्या है, y है। लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर 1 and square 2 be x and y respectively, ठीक है। ये है, इसकी साइड x है, इसकी साइड क्या है, y। अब क्या हो गया, इनके पहले एरिया निकालिए। एरिया ऑफ स्क्वायर 1, वर्ग ए का क्षेत्रफल, वर्ग ए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये वर्ग है, इसके एक साइड एक्स है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर 2, एरिया ऑफ स्क्वायर 2 कितना हो जाएगा, वर्ग 2 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, भुजा वर्ग तो साइड एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, इसकी साइड वाई है तो वाई का स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। जैसे किसी स्क्वायर की एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना हो गया, उसका एरिया कितना होगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है उसमें। अच्छा, एक बात यह है, गिवन कंडीशन, यहां पर क्या कंडीशन दे रखी है, गिवन कंडीशन, दी गई शर्तानुसार क्या दे रखा आपको, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, इन दोनों का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, इसका भी पेरीमीटर निकालिए, इसका भी निकालिए, ठीक है। वर्ग ए का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर 1। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू साइड नहीं होता है? परिमाप मतलब भारी भार की माप। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। ये 4x हो गया, ठीक हो गया। ऐसे ही वर्ग 2 का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 4y। ठीक है, इसकी वन साइड y मानी हुई है, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4y। अब यहां पर क्या कंडीशन दे रखे हैं? गिवन कंडीशन दी गई शर्त क्या दिया हुआ है, या आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या शर्त है स्टूडेंट? यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। इन परिमापों का अंतर मतलब डिफरेंस ऑफ दिस पेरीमीटर इज 24। और मैं क्या कर सकता हूं, पूरी इक्वेशन में मैंने 4 से डिवाइड किया, यहां भी, तो मेरे पास हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, यहां। तो आपके पास दो इक्वेशन कौन कौन आई? देखिए कौन कौन दो इक्वेशन आई। एक इक्वेशन आपके पास बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। बस अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है, एक्स वाई की वैल्यू निकाल देगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हमको क्या करना है कि एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू y प्लस 6 यहां रख देता हूं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 x कितना हो जाएगा? 6 प्लस वाई। क्यों? ये वहां चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1, तो मेरे पास x की जगह पे क्या हो जाएगा? 6 प्लस वाई का स्क्वायर, इसकी जगह पे प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर मतलब x प्लस 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 6 टू जा 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 468। 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 468। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? और इसको लिखा जा सकता है 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, इसका साइन प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो रहा है? 2y स्क्वायर प्लस 12y, यहाँ पर कितना नेगेटिव आ जाएगा? 2 432 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा? और वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी तो वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या तो 6y हो गया, यहाँ क्या तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है,
ये हो गया। अब इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टराइज करना है, सीधी सीधी बात। अभी के एक प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक हो गया। अब कैसे सॉल्व होगा, देखिए इसको स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में और उनका मल्टीप्लाई इसके और इसके इक्वल होना चाहिए। कितना, -216y² आना चाहिए। इसको स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड, थोड़ा फैक्टराइज करना चाहिए, उससे मुझे आसान हो जाएगा कि कौन से दो फैक्टर होंगे। अब इसके मल्टीप्लाई से तो केवल 216 है ना ये, इसको देखो तो इसको फैक्टराइज करो, 2 1 जा 2, 8, 2 5 जा 10, 4 27, 3 9 जा और 3 3। अब क्या क्या लेता हूं मैं, देखिए किस किस को लेता हूं, और ठीक है मैं ले लेता हूं 3 × 3 × 2 एक साथ, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, ठीक है। अरे कितना हो रहा है, 3 2 जा 6, 2 जा 12, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा कि y² प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। इसके दो पार्ट हो गए, मतलब 216 इज इक्वल टू हो गया 18 × 12, ठीक है। 18 × 12, 18 कहां से आया, 3 3 जा 9, 2 जा 18, अब बाकी कितना बचा, 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो 18 × 12। और यहां पर मुझे +6 चाहिए, तो 18 का मैंने प्लस ले लिया, प्लस 18y माइनस 12y, तो 18y माइनस 12y कितना, 6y, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के इक्वल है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, तो हो तो गया, ठीक है। अब क्या तरीका है, अब आप इसमें y कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लिया तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, y कॉमन ले रहे तो y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लिया, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में फैक्टर कॉमन क्या है, y प्लस 18 कॉमन है, यहाँ पर बचेगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में y प्लस 18 कॉमन है, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब आप देखो कितना हो जाएगा ये, y प्लस 12 y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब मैं ले लेता हूं, यदि इफ y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -12। अब y इज इक्वल टू -12 मतलब स्क्वायर की साइड -12y, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, जो कि अर्थहीन है, विच इज मीनिंगलेस, जो कि अर्थहीन है, विच इज मीनिंगलेस, ठीक है दोस्तों। इसका कोई मीनिंग नहीं है कि y नेगेटिव आ रहा मतलब स्क्वायर की साइड नेगेटिव है, ये क्यों लेना, नेगेटिव का कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब वो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 12। इसका मतलब स्क्वायर की जो दूसरे नंबर का स्क्वायर है उसकी एक साइड आपको निकल गई, उसकी साइड आपको निकल गई, कितनी आ रही है, आप देखिए कितनी आ रही है स्टूडेंट, वो इसकी एक साइड है, देखिए 12 आ रहा है ना, क्यों, ठीक है, इसकी साइड कितनी आ गई, 12 आ गया, y की वैल्यू 12 आ गई। अब दूसरे स्क्वायर की साइड निकाल लो, y की वैल्यू 12 आ गई, यहां रख दो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को देखिए, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 में x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो x माइनस वाई कितना है, 12, ठीक है। y की वैल्यू आंसर कर लेता हूँ, y मेरे पास 12 आ रखा है, कि -12 वहां जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 12 + 6, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 18, ठीक हो गया। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ
2 स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए आप। ठीक है, x भी निकल गया, y भी निकल गया है। x आपका निकला है 18 और y निकला है 12। तो आप लिखेंगे वर्ग एक की भुजा। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर 1, स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा? 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक है, साइड ऑफ नहीं 12 नहीं, ये 18 है 1 का। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर 2 कितना है? स्क्वायर 2 का साइड क्या है? ये y है, ये वाला 12 मीटर। वर्ग 2 की भुजा, वर्ग 2 की भुजा कितना हो गया? 12 मीटर। और ऐसा भी लिख सकते हैं आंसर कि वर्गों की भुजाएं 18 मीटर और 12 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने ये सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, किस ढंग से सॉल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन के में इसमें 11 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे किए। ठीक है, इस रूप में आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।